अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ लीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट आप ज़रूर करें। और हम आपके, अब क्योंकि वीकेंड आ रहा है, आपके कमेंट्स भी मैं अपनी जो ये वीडियोस हैं इस हफ्ते की, इस पे आपके दिए गए कमेंट्स को मैं मेंशन भी करूँगी, और आपकी आरा को भी हम ज़रूर जो है वो पढ़ के उस पे मैं कमेंट भी ज़रूर करूँगी। और आज की वीडियो में मैं जल्दी से बताती चलूँ कि एक तो हम पीपल्स पार्टी की रेल को एक बात करना चाहेंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने बजट पे एक अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया है और मुल्क गिर एहतजाज की बात करी है इस बजट को लेके। वो कहते हैं कि ये अमीरों का बजट है। सो पीपल्स पार्टी के इस मूव पे रेल को एक शुरू में बात कर लेंगे, उसके बाद हम चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट, इसके साथ साथ ही स्पीकर कौमी असम्बली, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली, इनकी जो तनख्वाहों में इजाफा हुआ है और जो पर्क्स वगैरह मिले हैं, जो हम अपने लास्ट वीडियोस में भी बात कर रहे थे, प्रोग्राम्स में भी तवातर के साथ आवाज़ उठा रहे थे, उसका नोटिस आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ले लिया। हमारा फेवरेट मशगला इस मुल्क में यही हुक्मरानों का नज़र आता है कि जी नोटिस ले लिया जाता है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने नोटिस ले लिया, लेकिन आपको इसकी असल कहानी आपके सामने रखेंगे। फिर हम ज़रा बात करेंगे जो अवामी पैसे का बेदरेख इस्तेमाल है, और जिस तरह से मेरे और आपके पैसे ये ज़ाती तशहीर पे लगाए जा रहे हैं, और उसकी फर्दर प्रोटेक्शन के लिए क्या कुछ पंजाब गवर्नमेंट करने जा रही है। हमारी जो रॉक स्टार चीफ मिनिस्टर है पंजाब की, बल्कि आप कह लीजिए आयरन लेडी, इस बात पे तो एहतजाज पीछे एक्वेरियम में भी हो रहा है। भाई आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक मछली ने जो है वो पानी स्प्लैश किया है, वो पूरी दीवार पे मेरे यहाँ पर पानी गिरा दिया है। क्या कानून साजी करने की पंजाब हुकूमत इरादे रख रही है, और क्या क्या जो मंसूबे होंगे उनको किस तरह से नाम दिए जा रहे हैं, उस पर बात हो। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा वो चूँकि बजट पेश करने जा रहे हैं, लेकिन आपको ऑलरेडी पता है इमरान खान साहब की बड़े वाज़ेह जो उनकी डायरेक्शंस हैं कि बजट पास नहीं किया जाएगा उनकी अप्रूवल के बगैर। लेकिन गंडापुर साहब फिर केपी असम्बली में बजट क्यों पेश करने जा रहे हैं। हम सबसे पहले उस सानेह का जिक्र करते हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क भारत। अगरचे हमारी एक सर्टन हमने देखा कि पाकिस्तान इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट के दौरान हमारे अपने अपनी पोजीशन ज़रूर है, लेकिन जब ट्रेजेडी होती है, कोई भी सानिया होता है, वो किसी भी मुल्क में हो जहाँ पर हमें इंसानी जानों का ज़िया नज़र आए, जहाँ पर हमें फैमिलीज़ जो हैं वो हमें टूटती हुई बिखरती हुई दिखाई दे। और आज जिस तरह से बड़ी मेरे ख्याल से इतनी सारी फैमिलीज़ के ख्वाब जो हैं, आज उस जो पैसेंजर्स थे एयर इंडिया के इस प्लेन में जो सवार थे, और बड़ा दिल जो है वो सोच सोच के भी बड़ा दुखी हो रहा है। बड़े ऐसे ऐसे अकाउंट्स जो हैं वो पढ़ने को मिल रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं कि जहाँ पे पूरी पूरी फैमिली किस तरह से, कितनी तकलीफ़ से बड़े साल स्ट्रगल करने के बाद यूनाइट होते हैं, और फिर अपने ख्वाबों को जो है वो उसकी तकमील के लिए, अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए, वो एक फैमिली थी कि जिसके 3 बच्चे थे, बड़े खूबसूरत, बड़े प्यारे बच्चों के चेहरों पे बड़ी मुस्कुराहटें थी, बड़ी एक्साइटमेंट नज़र आ रही थी उनके चेहरों पे। सो ह्यूमैनिटी इज़ अ बॉन्ड स्ट्रॉन्गर देन बॉर्डर। पाकिस्तान में आज कोई सेलिब्रेशंस नहीं हो रही थी, पाकिस्तान आज उसी तरह से गमज़दा था जिस तरह आज भारत में एक गम की, एक अफसुर्दगी की लहर नज़र आती है। और हम इजहार यकजहती भी करते हैं। हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी आज ट्वीट करके कंडोलेंसेस के साथ साथ ही अपनी जो तमाम ताज़ियत है उसका भी इजहार किया, ताज़ियत की वहाँ की तमाम उन फैमिलीज़ जो कि अफेक्टेड हैं इस साने से। ये एयर इंडिया का मैं ज़रूर हवाला देती चलूँ कि एयर इंडिया ये फ़्लाइट थी अहमदाबाद से जो कि लंदन के लिए टेक ऑफ की, और टेक ऑफ के 2 मिनट बाद ही ये क्रैश कर गई। ये बोइंग 787 जो कि 242 पैसेंजर्स को लेकर टेक ऑफ किया। 787 जो कि ड्रीम लाइनर और ड्रीम लाइनर प्लेन कहते हैं कि इनका सेफेस्ट जो है वो बहुत समझा जाता है जहाज़। इसमें 2 पायलट जो पैसेंजर्स और 10 केबिन क्रूज़ तमाम सिवाय एक शख्स के जो कि सरवाइव किए, जो कि बच गए। उनके हवाले से ये तमाम आज पूरी आज न्यूज़ चैनल्स भी आपको पता है कि किस तरह से ये तमाम कवर करते रहे। इस फ़्लाइट में 53 ब्रिटिश नेशनल्स थे, बरतानवी निजात, और 10 पोर्चुगीज़, एक कैनेडियन नेशनल थे, और बाकी सारे इंडियंस इसमें सवार थे। और एयर इंडिया के हवाले से वहाँ के लोगों के मुताबिक जो इसी फ़्लाइट से पहले दिल्ली के लिए जब बोर्ड किए तो कुछ एक आध वीडियोज़ ऐसी भी सामने पोस्ट हुई हैं कि जिसमें बताया जा रहा है कि ये प्लेन में ना उसके रिमोट बटन्स काम कर रहे थे, ना उसकी स्क्रीन काम कर रही थी, ना एसी काम कर रहा था। सो उसकी हालत बड़ी, इस प्लेन की सेल्फ बड़ी मखदूश थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसने एक पोजीशन ले ली है अब इस बजट के हवाले से। आज चौधरी मंजूर साहब
उन्होंने आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने कहा कि हुकूमती माशी पॉलिसी के खिलाफ एक मुल्कगीर एहतजाज करेंगे। वो कहते हैं हर हद तक जाएंगे, तमाम जिम्मेदारी हुक्मरानों पर आयद होगी। जब वो कहते हैं पीपल्स पार्टी वाले, तो बड़ी हैरानी होती है क्योंकि उन्हीं के वोट से हुकूमत बनी है और ये नून लीग के साथ इन तमाम इकदामात में पार्ट एंड पार्सल ज़रूर है। ये बैगेज जो है वो इनके भी कंधों पे उतना ही आता है जितना नून लीग पर है। आप कैबिनेट में नहीं हैं, लेकिन जो हुकूमत पर जब अवाम जो है उससे नाला नजर आएगी उसमें पीपल्स पार्टी, और जो कि पीपल्स पार्टी खुद भी मानती है। नदीम अफजल चंद साहब कह चुके हैं कि जब हम नून लीग का सलाम लेते हैं तो लोग हमसे भी खफा होते हैं और हमें भी उसी चक्कर में वोट नहीं पड़े। तो आप जब सब कुछ जानते हैं उसके बावजूद भी आप कहते हैं ये अमीरों का बजट है, ये इसमें आम आदमी के लिए कोई रिलीफ नहीं है, किसान रो रहा है, मजदूर रो रहा है। हमने मुतालबा किया कि हालात के मुताबिक तनख्वाहों में 50% इजाफा कर दें। हमारे पास आखिरी इख्तियार है, हम तैयारी शुरू कर रहे हैं। सिंध, पंजाब, कश्मीर में हम एहतजाज करने जा रहे हैं और सारे सूबों में एहतजाज होगा। लेकिन अगेन पीपल्स पार्टी, जो कि आपको पता है बड़ा स्मार्टली हमेशा से एक बारगेन करना चाह रही होती है, अभी भी आज नदीम अफजल चंद साहब मेरे प्रोग्राम में मौजूद थे और उन्होंने कहा कि बजट पर पीपल्स पार्टी की भी वही तासुरात है जो आवाम के हैं। और जब आप ये कहें, नदीम अफजल चंद साहब जिस तरह से कह रहे हैं कि हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको एड्रेस करना होगा, वो वोट जो है वो कहते हैं कि पास होने के स्टेज पे बजट जो है उसकी शक्ल कोई और होगी। हम वोट ज़रूर देंगे क्योंकि अगर हम हुकूमत में नहीं होते तो फिर ये हुकूमत सस्टेन नहीं कर सकती है। तो फिर क्या और ऑप्शंस होंगे? पीटीआई के हवाले से और मैंने सवाल भी किया कि क्या तहरीक इंसाफ से आप हाथ मिला सकते हैं कि अगर आप एहतजाज ही कर रहे हो और मुल्कगीर एहतजाज ही हो रहा है तो क्या पीटीआई के साथ कोई कहीं ना कहीं आप दोनों जमातें कन्वर्ज कर सकती हैं? तो पीपल्स पीटीआई जो है वो इतनी डिवाइडेड है, उसकी समझ ही नहीं आती। प्लांटेड एक पीटीआई है, एक बाहर की पीटीआई है, एक ये पीटीआई, एक वो पीटीआई है। तो उन्होंने कहा नहीं पता होता कि इनके क्या कौन फैसले कर रहा है, क्या डिसीजन हो रहे हैं। सो एक कन्फ्यूजन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी, लेकिन उतनी ही इक्वल कन्फ्यूजन पीपल्स पार्टी में भी है क्योंकि बिलावल साहब जो कि दुनिया भर के इस वक्त दौरे कर रहे हैं, उस वक्त की क़यादत करते हुए जिसने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को दीगर ग्लोबल कैपिटल में सामने तो ज़रूर रखा, लेकिन बिलावल साहब एट द मोमेंट इज़ द फेस ऑफ द गवर्नमेंट। और जब इवन आपको याद होगा समरियाल के बाई इलेक्शंस में जिस दिन नदीम अफजल चंद साहब, राजा परवेज़ अशरफ साहब बहुत नाला नज़र आ रहे थे पंजाब हुकूमत से और उनकी एट्रॉसिटीज़ के हवाले से और जिस तरह से इंतज़ामिया जो कुछ कर रही थी उस ज़िमनी इंतखाब के नताइज को अपने फेवर में लेकर आने के लिए, नून लीग के फेवर में जो करने के लिए, उस पर पीपल्स पार्टी बड़ी नाला थी। लेकिन पीपल्स पार्टी उस वक्त में बात कर रही थी जब पीपल्स पार्टी के जो शरीक चेयरमैन हैं जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब, सदर मुमलिकत, वो लाहौर में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और दीगर जो पार्टी लीडरान हैं दीगर पीपल्स पार्टी से और नून लीग से, उनको इस इत्तेहाद में किस तरह से यूनिटी के साथ आगे बढ़ना है उसके हवाले से तरगीब हो रही थी, मीटिंग हो रही थी। सो पीपल्स पार्टी जो है वो हमेशा एक बहरहाल नज़र आ रहा है अब तो बहुत क्लियरली कि एक डुअल स्टैंडर्ड्स रखती है। और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं, वफाकी वज़ीर हैं बराए पार्लिमानी उमूर, उन्होंने भी मेरे प्रोग्राम में कहा कि 100% पीपल्स पार्टी इस बजट पर वोट देगी। और बजट की अगरचे उन्होंने भी कहा कि ये शक्ल नहीं नज़र आएगी, इसमें चेंजेस होंगी और जो एडवाइसेस होंगी, जो तजावीज़ होंगी, उसको इनकॉर्पोरेट करके ही हम ये बजट को आगे पास करने की तरफ लेके जाएंगे। लेकिन बजट फाइनेंस बिल पास होगा, पीपल्स पार्टी की हिमायत से पास होगा। सो ये बात तो क्लियर है। सो पीपल्स पार्टी इज जस्ट ट्राइंग, जो तारिक फजल साहब कहते हैं कि सियासत, क्योंकि एक सियासी जमात है, उसने सियासत करनी है और अवाम में वापस से अपनी पजीराई को रिस्टोर करना है, बहाल करना है। आगे बढ़ते हैं जी। सेनेट के जो चेयरमैन हैं जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं अयाज सादिक साहब, इनकी तनख्वाहों के हवाले से बड़ा शोर मचा। 600% जो है इनकी तनख्वाहें बढ़ा दी गई और हमने भी अपने प्रोग्राम से तवातर के साथ इस पर बड़ी बात की, सवाल किया हुक्मरानों से कि आप ऐसे वक्त में कि जब आप हमें बता भी रहे हैं कि कर्जा ले के हम हर चीज़ जो है वो कर रहे हैं और रिलीफ की, जब आवाम के लिए रिलीफ आप नहीं दे सक रहे हैं तो आप 600% आप इजाफा इनको कैसे दे सकते हैं? और इनके पर्क्स वगैरह सब मिला के 21 लाख से ज़ायद की एक रकम बन जाती है। सो ये इतना बड़ा पैकेज जिस पे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब भी राय रखते हैं और वो कहें कि ये जी फहाशी है, माली फहाशी है, और अगर ये इस पे नोटिस नहीं होगा तो फिर ये फ्लोर ऑफ द हाउस भी ख्वाजा आसिफ साहब भी आवाज़ उठाएंगे। लेकिन बहरहाल अच्छी बात थी कि कैबिनेट के एक मेंबर ने ये बात रेस की। लेकिन आज जो असल खबर मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो ये है कि जो हम तक पहुँची है वो ये है कि जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स की मिनिस्ट्री है, जो कि डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब की मिनिस्ट्री है, और आज वो मेरे प्रोग्राम में भी थे इत्तेफाक से, उनकी मिनिस्ट्री ने ये समरी जो है वो बहरहाल उनकी जानिब से, उनकी वजारत की तरफ से ये समरी
وہ سامنے آتی ہے، اور اس کے مطابق جی بتایا جاتا ہے جو اصل کہانی ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم اور کابینہ کی منظوری کے بعد تنخواہوں میں اضافہ ہوا۔ آج صبح سے شور یہ مچا ہوا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے نوٹس لے لیا ہے ان کی تنخواہوں میں اضافے کا، اور فیوریٹ پاس ٹائم اس ملک میں جو پرائم منسٹرز ہوتے ہیں ان کا یہی نظر آتا ہے، ایک مشغلہ بن گیا ہے کہ نوٹس لے لیا۔ تو نوٹس جب یہ خبر جب بریکنگ کی یہ ڈبے چلتے ہیں کہ جی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے نوٹس لے لیا، تو ایسا لگتا ہے کہ ایک بہت بڑی چیز ہو گئی کہ انہوں نے نوٹس لے لیا۔ اب یہ نوٹس لے کے آپ آپٹکس دیکھیں کہ کس طرح سے کھیلا جا رہا ہے۔ سمری کے مطابق وزیر اعظم اور کابینہ کی منظوری کے بعد تنخواہوں میں اضافہ ہوا، یعنی پرائم منسٹر بھی آن بورڈ تھے، کیبنٹ سب اپروولز کے ساتھ یہ اضافہ ہوا۔ اضافے کے بعد نیچرلی جب ایک بیک لیش آیا، تنقید ہوئی، شور مچا، آپ عوام کو کچھ نہیں دے پا رہے ہیں، آپ اس میں بجلی کے بل بھی دیں گے، آپ اس میں اپنے تمام اخراجات پورا کر سکتے ہیں، آپ اس میں کھانے پینے کی آپ ایٹ لیسٹ 2 وقت کی آپ روٹی کے حساب سے بھی آپ لگا لیں، آپ بچوں کی فیس وغیرہ کہاں سے 37,000 آپ ذرا خود اندازہ اس کا کیلکولیٹ کر کے بتائیں۔ سو لہٰذا آپ نے یہ دیکھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے نوٹس لیا، لیکن نوٹس سے پہلے ہی وہ ان کی اپروول سے، ان کی کیبنٹ کی اپروول سے یہ سمری جو ہے وہ پھر سامنے آئی تھی، اور چیئرمین سینٹ اور اسپیکر کی تنخواہیں وزیر اعظم کابینہ کی منظوری کے بغیر نہیں بڑھ سکتی۔ بالکل یہ بات صحیح ہے، وزیر اعظم کی منظوری کے بعد وفاقی کابینہ نے تنخواہوں میں اضافے کی باضابطہ توسیع کی۔ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد کیبنٹ نے باضابطہ اس کی توسیع کی، اور چیئرمین سینٹ قومی اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں ان کو از خود تنخواہیں بڑھانے کا اختیار چونکہ حاصل نہیں ہوتا، وزارت پارلیمانی امور نے وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد تنخواہوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن بھی پھر جاری کیا تھا۔ چیئرمین سینٹ اسپیکر قومی اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافہ وزیر اعظم کابینہ کی منظوری کے بغیر ممکن نہ تھا۔ تنخواہوں میں اضافے کی سمری وزارت پارلیمانی امور نے تیار کی تھی۔ آج چونکہ اس کے جو سربراہ ہیں اس منسٹری کے ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب جب وہ میرے پروگرام میں تھے تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یہ ان کے اپروول کے ساتھ ہوا ہے؟ تو انہوں نے پہلے تو کہا کہ جی اپروول کے ساتھ ہوا ہے۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ پھر نوٹس کس بات کا لینا ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب؟ تو آگے سے انہوں نے کہا کہ یہ اگر آپ یہ کہنے کی کوشش کریے کہ میں نے سنگل ہینڈڈلی یہ کچھ کیا ہے تو یہ میرے سے پہلے یہ تمام اتھارٹیز اور جو کنسرن کوارٹرز ہیں، جو ریلیونٹ کوارٹرز ہیں، ان کی طرف سے یہ سب چیز ڈیسائیڈڈ ہو کے آتی ہے، اور اس کے بعد یہ سمری جو ہے اس کی جنریٹ ہوتی ہے اور نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے۔ سو لہٰذا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نوٹس دینے کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ آپ ہی کے اپروول سے یہ ہوا ہے، اور پھر جب بیک لیش آیا، جب شور مچا، تو اب آپ لوگوں میں ایک یہ تاثر دینے کی کوشش کریں کہ آپ شاید لوپ میں نہیں تھے، آپ وزیر اعظم ہیں، چیف ایگزیکٹو ہیں، لیکن آپ کی کیبنٹ بھی اپروول دیتی ہے اور اس سے پہلے آپ کی اپروول سامنے ہوتی ہے۔ مریم نواز صاحبہ چیف منسٹر پنجاب، آپ کو پتہ ہے کہ وہ بہت انتھک محنت کرنے کی عادی ہیں، اور کمپیریزن بھی اگر ویسے تو کمپیریزنز جو ہیں وہ بالکل ہونے چاہیے چیف منسٹرز کے درمیان، دیگر صوبوں کے کون کتنا کام کر رہا ہے، کیسے کام کر رہا ہے۔ ایک طرف کے پی کے وزیر اعلیٰ ہے، ان کی تو ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ بڑھکیں بہت ہوتی ہیں، لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب ان کے مقابلے میں تو ایٹ لیسٹ کام کریے، بٹ ان کا کام آپ کو ابھی ذرا بتاتے ہیں۔ ان کا کام ذاتی تشہیر کے بغیر یا اپنے نام کی تختی لگائے بغیر مکمل نہیں ہوتا، اور ہم بالکل یہ تنقید نہیں کریں کہ آپ لوگوں کو ڈیلیور نہ کریں، آپ بالکل ڈیلیور کریں، لیکن آپ جب تک آپ اپنا نام نہیں اس کے ساتھ اٹیچ کریں گی، اپنے والد صاحب کا نام نہیں اٹیچ کریں گی، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی جو پولیٹیکل ویزیبلٹی ہے شاید وہ نہ انشور ہو سکے، اینڈ اسی کے لیے نام پھر استعمال بھی کیا جاتا ہے، نام بھی لگایا جاتا ہے۔ اور ماضی میں بھی جب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی تصویر ہوتی تھی تو بڑا شور مچایا جاتا تھا، یہی نون لیگ بہت سراپا احتجاج نظر آتی تھی۔ صحت کارڈ کے حوالے سے تصویر نہیں ہوتی تھی اس وقت کے وزیر اعظم کی، لیکن صرف اور صرف وہ گرین کلر، ہر ایک رنگ کو کارڈ کے حوالے سے اس پر بھی بہت شور مچایا جاتا تھا۔ یہاں پر تو پورا نام جو ہے، نام کے ساتھ آپ سارا چیز جو ہے وہ دکھا رہے ہیں۔ ان قریب میرے خیال سے، اب آپ کو پہلے میں منصوبے بتاتی ہوں کہ کیا کیا بجٹ جو آئندہ مالی سال کا ہے 2025-26 کے مالی سال کا بجٹ، اس میں اہم منصوبوں کے لیے اربوں روپے کے فنڈز مختص کرنے کی جو تجویز ہے، اس میں نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ لاہور 12 ارب روپے رکھنے کی تجویز اس کے حوالے سے دی جا رہی ہے۔ نواز شریف میڈیکل ڈسٹرکٹ کے قیام کے لیے 6 ارب 18 کروڑ اور تقریباً کوئی 90 لاکھ تک جو ہے اس کے لیے دیے جا رہے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ کو بتاتے چلے کہ میاں نواز شریف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی یونیورسٹی قصور کے قیام کے لیے 20 کروڑ۔ مریم نواز سوشل سیکیورٹی راشن کارڈ کے اجرا کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مریم نواز کمیونٹی ہیلتھ سروسز پروگرام 12 ارب 58 کروڑ 42 لاکھ مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ مریم نواز ہیلتھ کلینک 8 بلین 68 کروڑ 76 لاکھ
नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा के लिए 2 अरब 56 करोड़ 82 लाख रुपए रखने की तजवीज़ दी गई है। मरीम नवाज रूरल हॉस्पिटल्स परफॉर्मेंस बेस्ड फाइनेंसिंग के लिए 3 अरब रुपए रखने की तजवीज़। मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, उसके लिए 1 करोड़ 70 लाख रुपए रखने की तजवीज़ की गई है। पंजाब में ये कुछ हो रहा है और उससे पहले भी आपको पता है कि और दीगर सियासतदान भी बड़ा क्रिटिसाइज़ करते हैं, इवन इनकी पीपल्स पार्टी वाले भी आपको पता है कि किस तरह से कहते हैं कि जी एक टॉयलेट्स के बाहर इनकी तस्वीर लगाई हुई होती है, कब्रिस्तान के बाहर इनकी तस्वीर लगाई होती है। तो हर जगह जब तक इनको लगता है कि इनको पॉलिटिकल विजिबिलिटी नहीं मिलेगी, जब तक उनकी तस्वीर ना हो। मैं ईरान गई 2 साल कबल और ईरान के उस दौरे में मैंने क्या चीज़ नोटिस किया कि वहाँ पर उनके हीरोज़ को किस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। वहाँ पे जिन्होंने उनकी माशरे में, उनकी ईरान की तरक्की में एक कलीदी किरदार अदा किया है, चाहे वो उसमें डॉक्टर्स हों, प्रोफेशनल्स, चाहे उनके हीरोज़ हों, चाहे उनके स्पोर्ट्स के जो है वो स्टार्स हों, चाहे वो उनके दीगर जो है शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम पर्सनालिटीज़ को इस तरह से उनके पार्क्स में स्कल्पचर्स उनके लगाए हुए होते हैं, उनके रेस्टोरेंट्स में वहाँ पर हीरोज़ के हवाले से उनके बारे में एक उनकी तस्वीर आवेज़ा की हुई होती हैं, उनके बारे में सारा पब्लिक अवेयरनेस के लिए उनके नामों पे जगहें जो है वो मख्तस की जाती हैं, जगहों के नाम जो है उनके नामों पर होते हैं। और वहाँ ये नहीं होता कि हुक्मरानों के नामों पे वहाँ पे तख्तियाँ आपको लगी हुई नज़र आए, वहाँ पे वहाँ के उनके हीरोज़ को म्यूज़ियम्स हैं जहाँ पर उनके जो बिल्कुल एक रियल लाइफ आपको लगेगा लिटरली कि उनके जो मुजस्मे हैं वो वहाँ पर उनके म्यूज़ियम्स में होते हैं और उनके बारे में लिखा हुआ होता है। उनके पोइट्स, उनके हिस्टोरियंस, उनके जो प्रोफेशनल्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं ईरान के, उन सबको सेलिब्रेट किया जाता है। वहाँ पर सियासतदानों को इस तरह से सेलिब्रेट नहीं किया जा रहा होता और सियासतदानों के आपको नामों की तख्तियां नहीं नजर आती है। वहाँ पर उनकी जो रियल हीरोज़ है, जो कि पाकिस्तान में भी होने की ज़रूरत है। आप बताएं अपने मुल्क में जो आप पब्लिक अवेयरनेस अगर क्रिएट करने चाहती हैं, आप अगर बिल्कुल आप लोगों के लिए डिलीवर करें, आप लोगों के गवर्नेंस पे जो है वो ख़ास जो आप फोकस है आपका, आप बिल्कुल जारी रखें। आपके काम को कोई क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा है, लेकिन नामों से आगे बढ़ जाइए। आपका मजहब भी आपको ये कहता है कि आप एक हाथ से सीधे हाथ से दें कि उल्टे हाथ को पता ना चले, कि बिल्कुल आप उसको उस पर पर्दा रख के किसी की अगर आपने मदद भी करनी है आप ऐसा करें। ये नहीं होता कि आप अखबारों में आप तशहीर करें और आप टीवी पे एड्स चलाएं। और इसी हवाले से जो अगला पंजाब हुकूमत स्टेप लेने जा रही है, हमारी इतलात ये है कि कानून साजी की बड़ी तैयारियां हो गई हैं और ये पंजाब पब्लिक अवेयरनेस एंड डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2025 के नाम से ये एक कानून लेकर आना चाह रहे हैं और जो कि इन इफेक्ट होगा 1 जनवरी 2024 से। यानी कि जब से फिर ये हुकूमत में आए फरवरी के बाद से, इलेक्शंस के बाद से, चाहे जैसे भी हुकूमत में आए, लेकिन इनके जो पूरे इस अरसे में जो जो इन्होंने तशहीर पे पैसे लगाए हैं, अरबों लगाए हैं, कुछ लोग तो बता रहे हैं कि 60 अरब रुपए तक लगा दिए गए। ऑल्दो आई डोंट नो, इट्स येट टू बी इन्वेस्टिगेटेड। कुछ के फिगर्स हैं कि जी 9 बिलियन तक इन्होंने न्यूज़पेपर्स और टीवी एड्स के लिए दिए हैं, लेकिन दीज नंबर्स आर येट टू बी इन्वेस्टिगेटेड। बट अरबों लगाए ज़रूर हैं और अब जब लगा के आप ऐसी कानून साजी की तरफ आप जा रहे हैं जहाँ पर कोई आपको चैलेंज नहीं कर सकेगा। आपको याद होगा मार्च की पहले हफ्ते में, 1 मार्च गालिबन, राजा बशारत साहब जो कि साबिक सूबाई वज़ीर कानून रहे हैं पीटीआई के दौर में, उन्होंने एक पिटिशन की थी अदालत उज़्मा में और पिटिशन थी तौहीन अदालत की। उन्होंने ये दरख्वास्त मरीम नवाज़ साहिबा के ख़िलाफ़ की थी। जब उन्होंने मरीम नवाज़ साहिबा ने, आपको याद होगा 60 पेजेस का जो वो जो इश्तिहार दिए थे अखबारात में, सो उस हवाले से उन्होंने पिटिशन की थी कि ये सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर की खिलाफ वर्जी है जिसमें पब्लिक फ़ंड्स को ज़ाती तशहीर के लिए, पर्सनल जो पब्लिसिटी है उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है कि आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। ये मेरा और आपका पैसा है जो कि इस्तेमाल किया जाएगा। अब आपको आने वाले टाइम्स में बिल बोर्ड्स हों, न्यूज़पेपर एड्स हों, टीवी एड्स हों, रेडियो पे आप हर चीज़ जो सुन रहे होंगे उसमें पंजाब हुकूमत ही की बातें और चर्चे सुन रहे होंगे और फिर कोई सवाल नहीं कर सकता, कोई ना सवाल कर सकता। अगर आपको कोई शिकायत है आप DGPR से आप रब्ता सिर्फ कर सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं रुजू कर सकते, आप कोई भी अदालत रुजू नहीं कर सकते। इनको प्रोटेक्शन हासिल होगी, तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा और कोई चैलेंज ही नहीं नेचुरली कर सकेगा। ऑल्दो मैं समझती हूँ कि इनको ये करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि अदालत में तो चैलेंज करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, ये जो कहेंगे वही कानून होगा। सो इनको ये करने की भी क्या ये जहमत इन्होंने की है। ये ना भी करते तो मेरे ख्याल से कोई चैलेंज करने की सकत अब इस तरह रखता नहीं है और अदालतों से इनके खिलाफ तो बहरहाल फैसले विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आने नहीं है।
آخر میں بات کرتے ہیں علی امین گنڈاپور صاحب کی. گنڈاپور صاحب نے جی ٹویٹ کیا بڑا لمبا چوڑا, اور انہوں نے کے پی اسمبلی میں بجٹ پاس کروانا ہے اور بجٹ پیش کرنا ہے. پاس کروانے کے حوالے سے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی اپروول کے بغیر ان کے واضح احکامات ہیں. عمران خان صاحب کی بڑی واضح ڈائریکشنز ہیں کہ جو بجٹ ہے وہ ان کی اپروول کے بغیر نہیں پاس ہو سکتا. گنڈاپور صاحب اب اس کا ایک جو کور دینا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کل صرف آئینی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے, اب آئینی تقاضوں کی ایسے بات کریں جیسے ملک میں اوور آل بہت آئینی تقاضے پورے ہو رہے ہیں, اور جب وہ ہتھیار لے کر آنے یا وہ دھاوا بولنے کی بات کرتے ہیں تو وہ یا دھمکی دیتے ہیں, وفاق پہ حملہ آور ہونے کی بات کرتے ہیں تو وہ جیسے کافی آئینی تقاضے پورے کرتے ہوئے یہ سب کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں. سو وہ آئینی تقاضے پورے کرتے ہوئے بجٹ پیش ضرور کر رہے ہیں وہ کے پی اسمبلی میں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ میں یہ پیش کریں گے اور اراکین کی بحث شروع کروائی جائے گی. ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات اور ان کی ہدایات شامل کرنے کے بعد ہی پاس کیا جائے گا یہ بل, اور اسمبلی میں عمران خان صاحب سے ملاقات نہ کروائے جانے کے عمل کے خلاف اپنا لائے عمل بھی پیش کریں گے. بجٹ کے بھی حوالے سے انہوں نے کہا کہ عمران خان کی چونکہ ظاہر ان کو پتہ ہے کہ ایک بیک لیش آئے گا جب وہ اسمبلی میں پیش کریں گے بجٹ کے, آپ نے کیسے کر دیا, آپ تو بڑی بڑکے مار رہے تھے کہ عمران خان سے اگر ملاقات مجھے اور میرے کیبنٹ کے ممبرس کو نہیں کروائی گئی تو پھر ہم آئی ایم ایف کی شرط کے شرائط پر جو ہے وہ وفاق کا ساتھ نہیں دیں گے. لیکن گنڈاپور صاحب کی بہرحال ٹویٹ سے اپنا اندازہ ہو رہا ہے کہ پیش بھی ہوگا یہ بجٹ اور پاس بھی ہوگا عمران خان صاحب سے بغیر ملاقات کے ہی. اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں ہمارے لیڈر سے جو ہے وہ ملاقات سے روک رہے ہیں, اور پنجاب گورنمنٹ اور وفاق پہ انہوں نے الزام لگایا. لیکن وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کی بات میں ضرور مینشن کرتی چلوں. خواجہ آصف صاحب نے آج بڑی ایک پیاری بات کی. انہوں نے کہا کہ گنڈاپور صاحب کی اسی بات کا میں اعتبار کروں گا, ان کی ان باتوں پر زیادہ اعتبار کروں گا جو وہ میٹنگز میں کرتے ہیں. اب پرائم منسٹر کے ساتھ میٹنگ میں گنڈاپور صاحب کی بڑی تعمیری گفتگو ہوتی ہے, انہوں نے تعمیری گفتگو کی. سو گنڈاپور صاحب جب ان کے ساتھ ملتے ہیں میٹنگز میں تو خواجہ آصف صاحب کے بقول کہ وہ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں, وہ بہت انسان کے بچوں کی طرح باتیں کرتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں میں ان کی وہی باتوں پر اعتبار کروں گا, اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کروں گا, وہ اچھی باتیں کرتے ہیں. تو جب خواجہ آصف صاحب ان کے مخالف ہو کے اگر ان کی تعریف کرے کہ وہ میٹنگز میں اچھی بات کرتے تو آپ امیجن کیجئے یہ وہی والی بات ہوگی کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور.